हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और वेब थ्री की दुनिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बियर मार्केट हो, बुल मार्केट हो, वेब थ्री की दुनिया एक ऐसा शो है जो कि 200 एपिसोड को करीब टच करने वाला है। जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, मैं जानता हूँ नए नए नैरेटिव्स आएंगे, नए नए पॉडकास्ट आएंगे, नए नए इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, नई नई चीजें डिफाइन होंगी इस इंडस्ट्री में। लेकिन एक चीज हमेशा जब भी हिस्ट्री को पलट के देखा जाएगा, याद किया जाएगा, तो देखा जाएगा कि एक शो था वेब थ्री की दुनिया, जिसको प्रणव और काशिफ ने किया, और 200 से ऊपर एपिसोड आज होने जा रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि एक 20-30 एपिसोड जनरली शायद हो पाएंगे। किसी दो लोगों का इस क्रिप्टो स्पेस में ये सबसे लंबा चलने वाला पॉडकास्ट है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 220 आवर्स ऑफ कंटेंट। एंड अगर हम सालों की बात करें तो मोर देन 2-2.5 years। तो ये अपने आप में एक लॉन्गेस्ट रनिंग शो कह सकते हो आप क्रिप्टो में, वो भी इंडिया के अंदर। सो दिस गिव्स अस लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट। एंड कांग्रेचुलेशंस अगर आप इस शो के साथ जुड़े हुए हो और इसको डे वन से देख रहे हो। कितने लोग हैं जिन्होंने डे वन से देखा, उसको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आज जो वीडियो है वो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो माना जा सकता है हमारे पूरे जर्नी का। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या समा बांध रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं इथेरियम के फ्यूचर को लेकर बहुत डाउटफुल हो गया हूँ। ठीक है, पहले मैं ठीक है मैं मुझे लगता था कि ठीक है, मैं बात करता था प्रणव से, थोड़ी बहुत टांग खींचते थे। हम बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में कोशिश करते थे लड़ाई सुलझाने की कि कौन बेटर है। और इथेरियम, अल्ट्रासाउंड मनी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफाई, टीवीएल, एनएफटीज, बहुत सारे यूज केसेस की बातें करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से सोलाना से इथेरियम को जो थ्रेट हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या ये कहते थे कि पहले बिटकॉइन इज डेड, क्या अब ये कह सकते हैं कि इज इथेरियम डेड और एक्चुअली डेड? क्योंकि अगर मैं ये देखता हूँ कि बुल मार्केट के अंदर भी अगर हम देखें कि जिस तरीके से प्राइस के को छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पे डेड का मतलब ये नहीं कि बुल मार्केट में उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा। हर एंगल पे इथेरियम सोलाना से पीछे हटता जा रहा है। जैसे कि मतलब एक मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि डेवलपर इकोसिस्टम, सोलाना इज लीडिंग ऑन दैट। मीम कॉइन इकोसिस्टम, सोलाना इज लीडिंग ऑन दैट। सोलाना इनफैक्ट मीम कॉइन्स का इंडेक्स बन गया है। मतलब अगर आपको आज इंडेक्स देखना है तो सोलाना इज द इंडेक्स फॉर मीम कॉइन्स। अगर आप यूज केस में देखें, इस टाइम जो वेब थ्री के अंदर 10 सबसे पॉपुलर एप्स जो हैं, जो एक्चुअली में लोग यूज कर रहे हैं, वो सोलाना के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें ट्रांजैक्शन में देखें, अगर हम ट्रांजैक्शन स्पीड पे देखें, एक सिर्फ फैक्टर है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि इथेरियम को और सोलाना में जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली इथेरियम इज फार फार मोर डिसेंट्रलाइज्ड। बट द वे सोलाना इज पिकिंग अप, आई थिंक वो इश्यूज भी फ्यूचर में एड्रेस हो जाएंगे, क्योंकि अब सोलाना की जो नोड्स हैं और जो जिस तरीके से उनके अंदर जो टेक में जो अपग्रेड्स हैं, और जो L1 का जो नैरेटिव है कि हम सिर्फ L1 ही रखेंगे, L2 इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन सोलाना। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। टेक्निकलिटीज को समझने के लिए प्रणव यहाँ पे आज हमारे साथ है, और प्रणव आज बताएंगे कि डंकन अपडेट का क्या फायदा हुआ। मुझे तो कुछ भी लिटरली कोई फायदा होता दिखा नहीं। तो हम ये समझना चाहेंगे, क्या इथेरियम इज एक्चुअली डेड? क्या ये वापस निकल के आएगा इस रबल से? और क्या लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है इथेरियम से, क्या इथेरियम उस एक्सपेक्टेशन का भार सह पाएगा या इथेरियम टूट जाएगा? वेलकम प्रणव। All right. First of all, milestones always getting created. Bear market हो चाहे bull market हो, Web3 की दुनिया आपके सामने हाजिर है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। जब बेयर मार्केट होता है तब कभी कभी काशिफ भाई और मैं डिस्कस करते थे कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए कौन से टॉपिक्स चुने और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हाइड करें, पर मतलब डिस्कस करें, पर डेफिनेटली ऑन अ बुलिश टोन, राइट। अब ये जो बुल मार्केट हो रहा है, इसमें सब लोगों के पैसे बन रहे हैं जिनने बेयर मार्केट के अंदर आए थे। तो द सेंटिमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज वेरी वेरी हाई, राइट। बहुत कुछ हो रहा है। इथेरियम वाले डंकन अपडेट ला रहे हैं, सोलाना वाले बोल रहे हैं हे हरा दिया इथेरियम को। उसके बीच में लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्ले आउट कर रही हैं। तो वी विल कवर एवरीथिंग। शुरू करेंगे सबसे पहले जो ये छोटा सा एक 2 या 3 दिन का एक ब्रेक आया था। बेसिकली जो मार्केट है वो थोड़ा सा गिर गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के चलते। तो उससे हम चालू करेंगे, फिर उसके बाद डंकन अपडेट के ऊपर जाएंगे कि जो इथेरियम का डंकन अपडेट है वो है क्या, आखिर व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डंकन अपडेट, उसको कवर करेंगे। और फिर आखिरी में सोलाना के अंदर जो मीम कॉइन का इकोसिस्टम बन रहा है उसको कवर करते हुए ये देखेंगे कि वाई वाई इज, मतलब अभी आप देखोगे तो फ्लिप हुआ एक
रिसेंटली 5 घंटे पहले इथीरियम की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हैज बीन एकदम गिर गई है, और सोलाना की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हैज फ्लिप्ड इथीरियम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ऐसा सिर्फ एक बार ही हिस्ट्री में इसके पहले हुआ है। तो व्हाट आर द रीजंस कि सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो इतनी अच्छे से नरिश करके बढ़ रहा है, और व्हाट कुड बी द इसके क्या मायने हो सकते हैं, उनको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली न्यूज से। काशिफ भाई, आपकी एक्सपर्टीज में क्या लगता है आपको, फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसके ये मैक्रो के कारण क्रिप्टो में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये थोड़ा-सा बेयरिश न्यूज़ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है, जो एक्सपेक्टेशन से नीचे नहीं गई, मतलब कि उसको और कम होना चाहिए था डिस्पाइट द फैक्ट, थोड़ा-सा जो एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया नंबर, बहुत ज़्यादा तो नहीं आया बट इससे ये पता लगता है कि जो फेडरल रिज़र्व है वो हो सकता है कि जो रेट कट्स हैं, राइट, जो प्लान था उसको थोड़ा और डिले कर दे। लेकिन कितना और होल्ड वो कर सकते हैं? मतलब क्योंकि अब अगर इससे ज़्यादा वो होल्ड करते हैं तो ऑलरेडी यूएस को रिसेशन में जाने से कोई नहीं बचा सकता। ऑलरेडी ये सारे जितने भी इकोनॉमिक्स के बड़े-बड़े गुरु हैं वो एक बात बोल रहे हैं कि यूएस इनेविटेबल है कि यूएस रिसेशन में जाएगा ही जाएगा। तो मेरा क्या मानना है कि आप जो इकोनॉमिक्स को जिस तरीके से आप समझते हो ना, जो हमने प्लस 1 प्लस 2 में और ये जो स्कूल में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वैसी नहीं है। यूएस ने रेट कट्स, जो रेट हाइक करके इन्फ्लेशन को बस होल्ड किया हुआ है, लेकिन उसकी प्राइस वो पे कर रहे हैं। वो प्राइस क्या है? वो है ग्रोथ। यूएस की जो ग्रोथ है, यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट है, यूएस का जो जीडीपी नंबर है, वो जो ग्रोथ है उसको जो इतने टाइम से होल्ड किया हुआ है, उसको और कब तक होल्ड करेंगे? स्पेशली ये प्रेसिडेंशियल ईयर है। प्रेसिडेंशियल ईयर में जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आएगा और जो इस साल आएगा, उस प्रेसिडेंट को सबसे पहले वो आके क्या करेगा? वो करेगा कि भाई इकोनॉमिक के अंदर जॉब क्रिएशन से लेके, इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, हर चीज़ पे वो उसका फ़ोकस रहेगा कि यार बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब ये कि वो कहेगा कि भई रेट कट्स करो। तो ये बेसिकली क्या करना चाह रही है बाइडेन की सरकार, जो मुझे स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि अपने ऊपर से जो इलेक्शन के टाइम पे अगर तो ये आ गए वापस, चांसेस जिसके बहुत कम है, ठीक है? अगर तो वापस आ गए तो देखेंगे कि रेट कट्स करना है नहीं करना है, और अगर वापस नहीं आ पा रहे हैं तो रिपब्लिकन को करने दो रेट कट्स, और फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हम कह देंगे कि रिपब्लिकन के दौर में बढ़ी, हमने तो कर्टेल की हुई थी। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, इसीलिए इसको डिले किया जा रहा है। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा चीज है कि ये इलेक्शन से पहले कुछ नहीं होने वाला, और अगर रेट कट्स होंगे भी तो रिपब्लिकन को बोलेंगे इनको करने दो। क्या बात है काशिफ भाई, इसलिए आपको इंडस्ट्री का वेटरन बताते हैं। एक गर्म खबर वेब3 की दुनिया की तरफ से, आपने सुन ली होगी ऑलरेडी। रेट कट के चांसेस बहुत कम है, अगेन बिकॉज डेमोक्रेसी अमेरिका में भी सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, इलेक्शन वाले ईयर के समय बिजली पानी सब अच्छे से आता है। देश की हाँ। सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्राइट, और उसी का एक नतीजा है कि शायद रेट कट्स ना हो ऑलरेडी, ऑल्दो उनको करने चाहिए गिवन द करंट 3.2% रेट, जो उनके हिसाब से लाइक इज डेफिनेटली समथिंग दैट they don't want to not have, but let's see how it goes। फेड की ये पर्टिकुलर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्रिप्टो में क्या होता है ना, जब बुल मार्केट दिखता है हमको लेफ्ट साइड में, तो हम राइट साइड में मैक्रो इकोनॉमिक्स को भूल जाते हैं, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को याद रखना चाहिए। उसके हिसाब से बहुत कुछ क्रिप्टो के अंदर फर्क पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज न्यूज को आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, बट लाइक क्रिप्टो क्रेजीनेस के कारण इसको भूलना मत, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑफ द बिग न्यूज़। सेकंड सबसे बड़ी खबर इस पर्टिकुलर वीक की, जो पिछले वीक हुआ था, उसकी सबसे बड़ी मेरे ख्याल में खबर ये थी कि इथीरियम का मर्ज के बाद सेकंड बिगेस्ट अपडेट आया है। आफ्टर द मर्ज, जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो हार्ड फोर्क हुआ था, उसके बाद एक डंकन अपडेट विच इज अनदर हार्ड फोर्क ये हुआ है। अब ये डंकन हार्ड फोर्क है क्या, क्यों इथीरियम ने ये डंकन हार्ड फोर्क किया है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है? इथीरियम ने बोल दिया है भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम शार्डिंग के थ्रू इथीरियम को स्केल नहीं कर पाएंगे। तो इथीरियम को आप एक सिक्योरिटी लेयर की तरह देखिए,
अगर आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं तो डिफरेंट लेयर टूज पे जाके करना। दिस इज द मॉड्यूलर फ्यूचर ऑफ इथीरियम। ध्यान से सुनना इस बात को, इसी के कारण सोलाना जीत रहा है, ठीक है। ये शुरुआत है सोलाना के जीत एक तरह से अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में जीतने की। पर बेसिकली इथीरियम ने ये डिसाइड कर लिया था 2021 के अंदर कि हम मॉड्यूलर फ्यूचर की तरफ जाएंगे। लेयर टू के ऊपर आप ट्रांजैक्शंस करो, लेयर वन की के ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी करो। इथीरियम के ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेयर टू पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए। लेयर टू पे ट्रांजैक्शन होने चालू हुए और लेयर टू का हमने सीखा और समझा है कि लेयर टू के ट्रांजैक्शन हैश जो है वो इथीरियम की ब्लॉक स्पेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन बन के आता है, राइट। एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रांजैक्शन, क्योंकि ब्लॉक हैश जो है वो स्टोर होता है इथीरियम के अंदर, राइट। दैट मेक्स द ट्रांजैक्शन वेरी एक्सपेंसिव। सो बेसिकली अगर इथीरियम की गैस फीस $100 के करीब स्वैप की पहुंच जाती है, जो कभी कभी पहुंच जाती है बड़े बड़े लॉन्च पैड्स जब उसके ऊपर होते हैं या ऐसा कुछ, तो एक लेयर टू ट्रांजैक्शन जो पूरा करता है, जो ब्लॉक हैश के ऊपर इथीरियम लेयर वन के अंदर ट्रांजैक्शन होता है रूट चेन का, वो $100 के करीब करीब पहुंच जाता है। और अगर लेयर टू के अंदर 50 ट्रांजैक्शन हुए हों जिनका ब्लॉक हैश बन के इथीरियम के लेयर वन में जा रहा है, तो हर एक ट्रांजैक्शन को करीब करीब $2 देने पड़ेंगे एक ट्रांजैक्शन करने के लिए लेयर टू के ऊपर। सो अब तक के जमाने में बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, एक ट्रांजैक्शन एक ऑप्टिमिस्टिक रोलअप के ऊपर $2 या उसके आसपास का हो रहा था, विच वॉज अ वेरी बिग आई वुड से इशू, क्योंकि जो हमें स्केल चाहिए थी कि यार लेयर टू में एकदम फास्ट रिलायबल चीप ट्रांजैक्शन होने चाहिए, वो नहीं हो रहे थे। $2 $1 के आसपास ऑप्टिमिस्टिक रोलअप में लग रहा था एक ट्रांजैक्शन करने के लिए, एंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ब्लॉक हैश जो ट्रांजैक्शन होता है जो लेयर टू खुद से करता है इथीरियम के ऊपर सिक्योरिटी प्रूव करने के लिए। तो वो ब्लॉक ट्रांजैक्शन की जगह उन्होंने एक और चीज नई इंट्रोड्यूस की, विच इज ब्लॉब ट्रांजैक्शन, BLOB। ब्लॉब क्या होता है बेसिकली? अ ब्लॉब इज एक अब इस डंकन अपडेट के बाद अब क्या होगा, एक ब्लॉक ट्रांजैक्शन होगा, एक ब्लॉक ट्रांजैक्शन होगा और एक ब्लॉब ट्रांजैक्शन होगा। एंड व्हाट इज अ ब्लॉब? अ ब्लॉब इज बेसिकली एक, अगर सिर्फ लेयर टू या फिर वेब3 की टर्म में नहीं, ब्लॉब एक डेटा स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली रॉ ट्रांजैक्शन जो होता है उसको क्रम्बल करके इथीरियम के अंदर डाल दो तो उसको ब्लॉब बोलते हैं, राइट। ये जनरल भी होता है, अगर आप ब्लॉब समझोगे डेटा स्ट्रक्चर में तो ब्लॉब होता है, तो वो इथीरियम के ब्लॉक के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ब्लॉब। अब बेसिकली जो लेयर टू के ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्लॉक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, वो रादर ब्लॉब ट्रांजैक्शन होंगे। यानी जो लेयर टू के जो ट्रांजैक्शंस है उनको कंबाइन करके जो हैश बनेगा वो ब्लॉब के अंदर जाएगा, एंड दैट विल मेक द लेयर टू ट्रांजैक्शंस वेरी चीप। व्हाई? क्योंकि लेयर टू जब 50 ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करके लेयर वन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन करेगा, अब वो $100 का नहीं होगा, अब वो $10 का होगा। अब $10 का ट्रांजैक्शन हुआ, 50 लोगों ने किया, अब वैल्यू क्या हो गई? $0.5 पर ट्रांजैक्शन। So that is why the layer 2 transaction fees has decreased because of the Duncan update, because Duncan update introduced blobs, और इन blobs के कारण लेयर वन के ऊपर जो लेयर टू का ट्रांजैक्शन है वो सस्ता हो गया, राइट। दिस इज बेसिकली ये एक स्टार्ट है इथीरियम के फ्यूचर रोड मैप डैंक शार्डिंग की, जिसको हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। 4844 की ये शुरुआत है, पर ब्लॉब्स के इंट्रोडक्शन से सबसे पहले जिसका फायदा हुआ वो है सारी की सारी ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स, राइट, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस बहुत स्लो गए। अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो यूनिस्वैप ऑप्टिमिज्म पे जो ट्रांजैक्शन था, मैं एक बार खोलता हूँ, वो यूनिस्वैप ऑप्टिमिज्म पे जो पहले ट्रांजैक्शन होता था वो देखो, वो $1 से $2 के बीच में हो रहा था। आफ्टर द डंकन अपडेट इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू $0.0001 बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉब, राइट। तो ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। एक इंसान को अगर बुल मार्केट आ गया, क्रेजी बुल मार्केट आ गया, और बहुत सारे मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है इथीरियम के ऊपर, तो ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 100 की जगह $1000 भी हो सकती है। हमेशा स्केल 10x लेके चलिए आप हर बुल मार्केट के अंदर। 2017 में जो $10 का था वो $100 हो गया था इथीरियम का ट्रांजैक्शन, अब 100 से 1000 भी हो सकता है।
तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट ये पर्टिकुलर जो अपडेट है वो बहुत अच्छा अपडेट आप मान सकते हो किसी भी लेयर 2 के लिए, क्योंकि स्वैप फीस बहुत रिड्यूस हो गई। अगर आप कंपेयर करो तो यू कैन सी दैट ऑप्टिमिज्म, बेस, जोरा, इन सबके जो ट्रांजैक्शन फीस है वो $1 से $2 हो रही थी पर ट्रांजैक्शन, वो 0.01 ऐसी कुछ करीब करीब हो गई है टोकन टर्मिनल। ये यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग। और इसी के कारण यू कैन से दैट इथीरियम सोच रहा है, हो नहीं रहा है, सोच रहा है कि जो ट्रांजैक्शन फी उन्होंने रिड्यूस की है, जो सोलाना के आसपास ले वो लेके आ गए हैं ट्रांजैक्शन फीस को, उसके कारण लोग सोलाना की जगह इथीरियम पे आ जाएंगे या इथीरियम के लेयर 2 पे आ जाएंगे और उसका ईज ऑफ यूज बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। पर ऐसा होते हुए अभी तो दिख नहीं रहा है, बट दिस क्यों नहीं वाज दिख द रहा है? रीजन। रीज़न क्या है? क्यों नहीं दिख रहा? उसका रीजन ये है कि देखो मैं थोड़ा सा आपको सोलाना की भी जैसे कि एक्टिविटी मैं बताऊँ, अगर एक एज़ अ लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि तुम तो टेक्निकल बताओगे थोड़ा-सा। हाँ हाँ, यार लोगों को ना ब्रिजिंग से कंफर्ट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है लोग। ये लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। क्या यही ये रीज़न हो एक्चुअल सकता है? प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक्चुअल है? यही एक्चुअल प्रॉब्लम, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है कॉस्मोस और इथीरियम जो है वो साथ में आए थे हाँ। इकोसिस्टम के अंदर? हुँ, कॉस्मोस इतना कम बढ़ा, इथीरियम इतना ज्यादा बढ़ गया, उसका क्या रीजन है? जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा हुँ, पैसा है मार्केट का या सारे प्रोजेक्ट्स का, वो इथीरियम के अंदर क्यों लगा हुआ है, कॉस्मोस के अंदर क्यों नहीं लग पाया? उसका हुँ, रीजन ये है कि कॉस्मोस ने फंडामेंटल्स के ऊपर अपना दाव लगाया। सबसे पहले उसने बोला कि ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं चलेगा, शार्डिंग नहीं चलेगी, हमको पता है शुरू से हम मैश चेन्स बनाएंगे, यानी ऐप चेन्स बनाएंगे। आप एक ऐप को एक चेन बनाओ और उसके बीच में इंटरेक्शन करो, उसकी स्पेसिफिक चेन बनाओ और डिफरेंट ऐप चेन्स के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी रखो। ये फंडामेंटली एंड टेक्नोलॉजिकली एकदम सही चीज है, बट इन रियल लाइफ हुँ, ये बहुत मुश्किल था किसी भी इंसान को इंटरैक्ट करने के लिए। केपलर वॉलेट आप कभी इंस्टॉल करके देखना, यूज करने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल है। वाई? हुँ, बिकॉज आप टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी चीज बना रहे हो, पर यूआई यूएक्स के हिसाब से एक लेमैन के लिए बहुत ही बुरा है। ब्रिजिंग एक्सपीरियंस या केपलर वॉलेट डाउनलोड करके हर वॉलेट का अलग वोल्ट होना, और अगर आपको सपोज ऑस्मोसिस के बाद अब आपको कोई एनएफटी खरीदना है, बैट किट एनएफटी खरीदना है, तो सबसे पहले बैट किट की ब्लॉकचेन के ऊपर आओ, उसके बाद उसकी एनएफटी खरीदो। फिर आपने देखा अरे यार 10 इथीरियम का था 11 हो गए, तो अब एक इथीरियम और ब्रिज करो, फिर वापस ब्रिज करो, वापस जो गैस फीस आई थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बट इट वाज टेक्निकली अ बेटर टेक्नोलॉजी, मोनोलिथिक से ज्यादा अच्छी माइक्रो सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजी, डेवऑप्स की उसमें बोलो तो वैसी थी। पर टेक्नोलॉजी जीवन में हर बार नहीं जीतती है, शुरू में अडॉप्शन, यूजर फ्रेंडलीनेस, ये सब चीजें जीतती है, हुँ, इसलिए इथीरियम जीता था। यही की यही चीज इथीरियम और सोलाना के बीच में हो रही है। हुँ, सोलाना ने बोला भैया हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर रखेंगे, सिंपल, आपको बहुत कम गैस फीस देनी है, ना के बराबर गैस फीस देनी है, आप आओ इंटरेक्शन करो, हमारी चेन भले ही कितनी भी बड़ी हो, हमारे नोड्स कितने भी बड़े हो, भले ही सिर्फ 10 लोग नोड चला पा रहे हो, भले ही 1 ट्रिलियन टीबी या 100 टीबी की हमारी एक फुल नोड बन रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भले ही 10 से 20 नोड रखेंगे, पर एक इंसान को सोलाना ब्लॉकचेन चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से वो आएगा, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करेगा, $0.0001 में उसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और वो आराम से सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर खेल सकता है। और फाइनलिटी और जो ट्रांजैक्शन है वो एक एक मिनट नहीं लगाएगा, इथीरियम जैसा बहुत आसानी से 0.1 सेकंड में हो जाएगा। इट विल फील लाइक ही इज इंटरेक्टिंग ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ। सो जो ये, पर टेक्नोलॉजिकली इट्स नॉट राइट, इससे डिसेंट्रलाइजेशन हैम्पर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपने देखा ही होगा कि ये सोलाना की ब्लॉकचेन बंद हो गई। अभी भी जो मीम मीम कॉइन एरा हो रहा है, इनका जो मीम हुँ, कॉइन फट रहे हैं सोलाना के ऊपर, ट्रांजैक्शंस फेल हो रही हैं बहुत सारी, इतनी हुँ, सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं कि वो जो कम, जितने भी नोड्स हैं, जितने भी फुल नोड्स बने हुए, इतने भारी भारी नोड्स हैं, वो चला ही नहीं पा रहे हैं इन ट्रांजैक्शंस को। पर फिर भी बिकॉज ईज ऑफ यूज है, आपको एक ही फैंटम वॉलेट के साथ इंटरेक्ट करना है, बहुत ही कम फीस देनी है, इकोसिस्टम पूरा का पूरा उस पर जा रहा है। अगर किसी को मीम कॉइन ट्रेड करना है तो वो एक बहुत ही क्रेजी अच्छा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यूज करेगा। अगर उसको कोई मीम कॉइन डिप्लॉय करना है तो एकदम क्रेजी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिप्लॉय नहीं करेगा, वो देखेगा यार सोलाना के ऊपर बहुत आसानी से मैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल सकता हूँ, लोग उस पर आके खरीद सकते हैं, लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, या जो भी उस मीम कॉइन का इरादा है वो कल्ट या कम्युनिटी क्रिएट हो सकती है। मैंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला,
लोगों ने उसको खरीदा, वो खुश, हम खुश। सोलाना का हम्म। इकोसिस्टम ये है। यार तो व्हाट है, मैं बात समझ गया तुम्हारी कि टेक्नोलॉजिकली देर कोई इथेरियम का कोई कंपटीशन है ही नहीं। जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, बिटकॉइन को साइड कर दो, जितनी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। कॉस्मोस, कॉस्मोस उससे अच्छा है, पर वो उससे भी पीछे है। क्यों? अच्छा, क्योंकि ओके। टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा डीप है वो। तो ये कह सकते हैं कि इथेरियम इज अ विन विन टेक्नोलॉजी और यूजर का एक विन विन फॉर्मूला था, ठीक है। हाँ। जो यूजर का जो कन्वीनियंस था। हम्म। लेकिन सोलाना ने ऐसा क्या कर दिया है यार कि आज मुझे बताओ कि इस वक्त मैक्सिमम लोग जो इथेरियम के मैक्सिस हुआ करते थे यार, जो सोलाना छोड़ो, उनके पास इथेरियम के अलावा कुछ भी नहीं होता था, वो सोलाना की बात करने लग गए हैं। और अब तो कई ईट मैक्सिस ने सोलाना की मीम कॉइन्स को मिंट किया, फार्मिंग करी, और अब दो चार ने मैं नाम नहीं लूंगा, बट पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू सोलाना। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब क्या, मुझे ये लग रहा है कि इथेरियम कहीं स्टक तो नहीं हो जाएगा अपने एक जोन में। इथेरियम का नैरेटिव क्या है? इथेरियम किस काम में आएगा? हम्म। सो बेसिकली मेरे को जो लगता इथेरियम, है, जो मैंने यार ये ऐसा सवाल 2024 में मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ये सवाल ये पूछूंगा। बिटकॉइन का लोग सवाल पूछते थे, तो आज बिटकॉइन ने सारे जवाब दे दिए भाई। बिटकॉइन पे भी यही सवाल पूछे जाते थे, इथेरियम वाले बिटकॉइन पे ये सवाल पूछते थे, बिटकॉइन क्या काम आएगा जी, क्या काम आएगा बिटकॉइन, ऐसे बोलते। आज सोलाना ये पूछ रहा है कि इथेरियम किस काम में आएगा, क्या है ये, किस काम में। सो मैं राइट, आज इथेरियम इथेरियम से पूछता हूं कि आप जो सवाल बिटकॉइन से पूछते थे, आज आपसे वो सवाल पूछा जा रहा है सोलाना के द्वारा। आज आप ये जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है। मेरा आंसर यही आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है कि दिस इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ साइकिल्स। मैं आपको बताता हूँ इथेरियम क्यों एकदम से बज़वर्ड क्रिएट हो गया था और क्यों बिटकॉइन उसके पीछे आ गया था। बेसिकली एक दो मीम कॉइन्स थे, जैसे डोज और ये और वो, जो इनिशियली एक मीम कॉइन का कल्चर क्रिएट हुआ था, वो इथेरियम के ऊपर क्रिएट हुआ था। फालतू के कचरा कॉइन्स जो जिनको बोलते हैं कचरा बम, हाँ हाँ, बने थे आई इथेरियम के सी क्या ऊपर। क्या है। और उनको वैलिडेशन मिल गया था इलॉन मस्क से, बाइनेंस की लिस्टिंग से, ये सब से। सो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने देखा था ये अच्छा तरीका है लोगों को स्कैम करने का, रग पुल करने का, या अपना खुद का मीम कॉइन बना के कल्चर बनाने का। तीनों रीजन से लोग मीम कॉइन्स क्रिएट करते हैं। तो इन तीनों रीजन से बहुत सारे लोगों ने बस कॉपी किया, क्या डोज ने किया, क्या शिबा इनू ने किया, इसको देखा, उसको कॉपी किया और इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर ही रेप्लिकेट कर दिया, क्योंकि डोज और जो शिबा इनू थे वो इन्हीं पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर आए थे। 2021-22 की बात है। अब सिमिलर चीज जो है आप देख सकते हो अभी होते हुए सोलाना ब्लॉकचेन पे। सोलाना के ब्लॉकचेन पे एक मीम कॉइन था जिसका नाम है बॉन्क। बॉन्क हम्म। नाम का मीम कॉइन सोलाना की ब्लॉकचेन पे आया। उसने सोलाना की ब्लॉकचेन को ही यूज किया, उसने सोलाना के होल्डर्स को एयर ड्रॉप भी दिया। और बेसिकली व्हाट बॉन्क डिड वाज कि चलो सोलाना की ब्लॉकचेन यूज करते हैं, और उसके बाद उसको वैलिडेशन मिल गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉप 50 मार्केट कैप के अंदर आ गया अप्रोक्सीमेटली। बाइनेंस और सब बड़े एक्सचेंजेस ने उसको लिस्ट कर दिया, और बड़े हम्म। बड़े लोग उसकी बात करने लग गए, उसके डेरिवेटिव्स कम्युनिटी ये वो सब बातें बन गई। अब इस वोंक कॉइन के एग्जाम्पल को यूज करके दूसरे तरह के सिमिलर मीम कॉइन, जिनको तीनों रीजन से लोगों को रग पुल करने के लिए, कचरा कॉइन बनाने के लिए, या फिर अपनी कम्युनिटी या कल्ट बनाने के लिए, सिमिलर चीज सोलाना के ऊपर हो रही है। बॉन्क को एज एन एग्जाम्पल लेके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन बन रही। जैसे ये जो डॉग विफ हैट है, वो भी हम्म। एक बॉन्क का ही डेरिवेटिव है, और उसने बॉन्क से भी अच्छा कर लिया। तो लोगों ने बस देखा बॉन्क चला, डॉग विथ हैट चला। अब ये कुत्ता का इमेज लो या कोई पपी का इमेज लो या कुछ भी लो, और सोलाना के ऊपर डिप्लॉय कर दो, जैसा बॉन्क या डॉग विथ हैट ने किया था। एक कम्युनिटी, एक कल्ट बनाओ, एक कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दो उसको शिल करने के लिए, और रिटेल को खरीदवाओ बहुत सारा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन सी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी कल्चर ट्रांजैक्शंस आपको सोलाना और कम्युनिटी कल्चर बनते हुए, मीम कॉइन का पूरा एक इकोसिस्टम सोलाना के ऊपर डिप्लॉय होते हुए, और उसी के कारण उनके जो ट्रांजैक्शंस है, उनकी जो बोलबाला है, उनकी जो सब लोग बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं। मतलब ये नेचुरली नहीं है,
कि आप लोग सोलाना के बारे में बात कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर मीम कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक मेरे ख्याल में एक एवलांच इफेक्ट है जो बॉन्ग से चालू हुआ और अब जाके एकदम बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया, जिसके अंदर मेन स्ट्रीम लोग घुस गए, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, जो कि इथीरियम में भी 2021-22 के अंदर हुई थी। एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं यहाँ पे, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। और अगर आप देखो अभी कितने सारे मीम कॉइन्स जो हैं, एक कॉइन गेको ने एक पूरी कैटेगरी बना दी है सोलाना मीम कॉइन्स की। और आप देखो कुछ तो ऐसे हैं जो 7 दिन पहले डिप्लॉय ही नहीं हुए थे और ऑलरेडी काशिफ भाई $1 बिलियन की मार्केट कैप लेके बैठे हैं। 7 दिन पहले इनके पास कोई चार्ट ही नहीं था, 7 दिन पहले थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और ऑलरेडी ये बुक ऑफ मीम्स, स्नर्फ, स्लर्फ, ऑलरेडी इनकी मार्केट कैप जो है $1 बिलियन। आप म्यूट पे हो। बुक ऑफ मीम ने तो 2 दिन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, 1 बिलियन से ऊपर हो गया था इसका मार्केट कैप। हाँ, और अगर आप देखोगे मतलब अगर मैं सिर्फ ये डालूं, ये BOME, अगर मैं सर्च करूं तो आपको देखेंगे प्योर शिलर्स, जिनका कोई मतलब नहीं है बॉम्ब से, बस इसके बारे में बात करते हुए, उसकी कम्युनिटी बनाते हुए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फालतू की बातें करते हुए इसको लेके। बहुत ही it's not the most ideal situation or the industry that Web3 wants to be in। ये आप देखो, बस इसी के बारे में बात की यार, टू द मून, ये सब बातें कर रहे हैं लोग। सिर्फ अपने कॉइन, अपने बैग्स को, उसको बोलते हैं Web3 के अंदर बैग्स को शिल कर रहे हैं, ताकि अभी उनने खरीद लिया, यूटिलिटी है नहीं कुछ, कम्युनिटी कुछ है नहीं, खरीद लिया टॉप पे, अब इससे ज्यादा कौन खरीदेगा ताकि वो बेच दें, बेसिकली रिटेल पे डंप कर दें। उसी के बारे में दिस इज ऑल दैट दिस इज अबाउट। और बहुत सारे अब आपको नए नए इन्फ्लुएंसर देखने को मिलेंगे who will join this and will start promoting these meme coins, and at the end उसमें आपका नुकसान होगा, तो be careful। सोलाना किलर कौन है? इथेरियम किलर तो देख लिया हमने, अब सोलाना किलर कौन है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे आंसर है, मैं एक दूं, एक हाँ, जवाब, मोनाड। मोनेट, ओके। हाँ, तो मेरे को ऐसा इसको लगता है, पर इसको इसको कब कवर कर रहे हैं? मोनाड की ब्लॉकचेन को अपन कवर करेंगे। एक वन ऑफ द पीपल जो मोनाड के अंदर हम्म, काम करते हैं, अब्दुल, उनको हम बुला के लाएंगे। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सोलाना की जो आर्किटेक्चर है, जो उसका फास्ट हम्म, ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है, उसको लिया है, इथीरियम के अंदर जो कम्युनिटी है ईवीएम की, उसको लिया है, उन दोनों को जोड़ दिया है, पैरेलल ईवीएम्स बना दिए। और ऐसा हम्म, बोल रहा है, ऐसा एक न्यूज में आ गया है कि दे हैव रेज्ड $200 million राइट नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर हम्म, कॉन्सेप्ट। दे आर अ बिग प्रोजेक्ट, पैरेलल ईवीएम्स पे काम करते हैं, मीम मीम नहीं है वो, असली में दे आर डूइंग थिंग्स। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिटेल हम्म, में कोशिश करेंगे, और उनकी भी कम्युनिटी बहुत अच्छी बन रही है, उसको पूरी तरह से पकड़ेंगे। Web3 की हम्म, दुनिया पे आने का आपको एडवांटेज ये मिलना चाहिए कि आप हर कम्युनिटी से, ट्विटर की कम्युनिटी, या फिर आपने जो भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हो, या टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करते हो, उससे पहले आपको हम सारा का सारा जो इंडस्ट्री वाइड अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो अल्फा है, उसके बारे में आपको ज्ञान हम्म, दे। एंड आई थिंक मोनाट कुड बी वन। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक? अब भी हम उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए कि इथेरियम का क्या होगा। तुम अभी तक ये बोल ही नहीं पाए, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि बेसिकली दिस इज ऑल नॉइज। सोलाना की जो जो भी वो कर रहे हैं, दैट इज ओ, तो तुम नॉइज। अभी भी तुम्हें लगता है कि इथेरियम विल कम बैक? मेरे को तो, मेरा तो पूरा विश्वास है कि जो जिस राह पे इथेरियम चल चुका है, दैट इज हम्म, टेक्नोलॉजिकली बेटर राह। वो भले ही नॉइज कम क्रिएट करती हो, बट टेक्नोलॉजिकली दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स, मच मोर देन व्हाट सोलाना टेक्नोलॉजी हैज टू ऑफर। अगर उनको भी असली में डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी ऑफर करनी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड्डू नहीं देना है 0.001 डॉलर की फीस का, तो दे वुड हैव टू गो फॉर अ मोर फ्रिक्शन ओरिएंटेड, जो फ्रिक्शन रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है, जो लेयर 2 इकोसिस्टम है, उसमें उनको जाना ही पड़ेगा। और लाइक इन माय ओपिनियन, उससे अपने आप उनके जो यूजर्स हैं वो घटेंगे। हम्म। जो आप बता रहे थे ब्रिजिंग जब आ जाती है, या फिर लाइक अच्छा, ये जब ब्रिजिंग ब्रिजिंग का सोल्यूशन क्या है? ब्रिजिंग को खत्म करना हो और
फिर कैसे होगा? मतलब क्या कभी ऐसा होगा कि ब्रिजिंग लोगों को पता भी नहीं लगी वो ब्रिजिंग कर रहे हैं और ब्रिजिंग हो रही है? देयर आर डेफिनेटली मेरे ख्याल में और तरीके होंगे। अभी के लिए तो जो इंडस्ट्री के पास है वो यही है कि आप बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बट पे आई थिंक इंटरैक्ट करो। जब तक ब्रिजिंग रहेगी, आई डोंट नो, आई अकाउंट थिंक जब एब्स्ट्रैक्शन तक, उसका एक सॉल्यूशन है डेफिनेटली, जो हाँ, स्टाकवेयर तब इम्प्लीमेंट कर रहा है, पर बहुत तब दूर है वो रियलिटी हाँ, से। तब तक देखो, जब तक ये ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा और सोलाना, देखो यार, नॉर्मल यूजर को कोई लेना देना नहीं है कितनी डिसेंट्रलाइजेशन है, क्या है, हिकअप्स आ रहे नहीं आ रहे, वो भी तो वो ये उसको इस तरीके से देखता है, फेसबुक में भी तो आते हैं, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, व्हाट्सएप भी तो नहीं चलता है, लेकिन मेरी लाइफ को तो कन्वीनियंट बना रखा है ना। सोलाना को वो इसी इन्हीं चीजों पे वो गलतियां माफ कर देते हैं। राइट। सेंसरशिप रेजिस्टेंस एक दिन आएगा, वो 3 साल 4 साल 5 साल लगा लो, एक दिन आएगा जब जब सारी ये ट्रांजैक्शन ना बल्क के अंदर सेंसरशिप होने लगेंगी। तब जब ये बोला जाएगा कि सोलाना को इथोपिया में बैठा यूजर यूज नहीं कर सकता। जब ये बोला जाएगा कि अफ्रीका के अंदर ये नाइजीरिया और ये फला-फला देश और ये चाइना से और सपोज़ पाकिस्तान से और इधर से उधर से कहीं से लोग ये सोलाना यूज़ नहीं करेंगे या वहाँ की ट्रांज़ैक्शन इंक्लूड नहीं होंगी। कभी कुछ ऐसी न्यूज़ कभी फ्यूचर में आई एंड वो एक्चुअल में हुआ, देन पीपल माइट से कि यार डिसेंट्रलाइजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैसे। ठीक ठीक है, फिर कहेंगे यार यार क्या वी वर डूइंग इट रॉन्ग? तो प्रोबब्ली दे माइट से अरे यार अच्छा इथेरियम तभी यार नॉइज़ नहीं बनाता था, वो शायद इथेरियम वाज़ द राइट ऑप्शन मे बी। राइट नाउ राइट नाउ एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोलाना माइट नॉट गेट डिसेंट्रलाइज्ड विद टाइम दे आर आल्सो, दे नो कि जब वो नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, जब ये मार्केट कैप इथेरियम की सरपास कर देगा या उसके आसपास आ जाएगा, तो देन ऑल आईज विल बी ऑन सोलाना और रेगुलेशंस भी इवॉल्व हो रही है। तो रियल टेस्ट क्या होने वाला है अभी चेंज का, जितने भी लोग इस वेब3 की दुनिया को देख रहे हैं, समझो बात को, अभी रेगुलेशंस भी इवॉल्व नहीं हुई हैं। सोचो कि एसईसी कुछ कानून लेके आ जाए डीफाई को लेके या एनएफटीज को लेके, और उस टाइम पे क्या होगा कि आपके चेन्स का टेस्ट होगा और वो चेन्स जो इस टेस्ट को पास कर जाएंगी, राइट, probably will be seen as more decentralized and probably those chains will have a more better stable future. आज मैं कहता हूं कि एसईसी इस पे आ जाए कि जिन्होंने मीम कॉइन्स मिंट किए हैं, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स ने मीम कॉइन्स को डिप्लॉय किया है और मिलियंस में रेज किए हैं सोलाना पे, उनके हमें आईपी एड्रेस और उनके हमें एड्रेसेस चाहिए। हमें पता करना है किन-किन ने किया, किस-किस देश से कितना पैसा रेज़ हुआ है, क्योंकि कल को कांग्रेस वहाँ पे ये बोल देती है सपोज़ कि 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ मीम कॉइन्स सोलाना पे मिंट हुए 13 महीने में और 1 ट्रिलियन में से 700 बिलियन जो है, वो नॉर्थ कोरिया से हुए हैं। एक एग्ज़ाम्पल सपोज़, क्या होगा? राइट? सो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग गाइज़, अभी ना ये तो मैं मानता हूँ कि इस टाइम जो करंट रेस है, उसमें सोलाना ने एक पहलवानी की लाइन में कह लो कि धूल चटा दी है इथेरियम को, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है एंड लेट्स गिव इट टू सोलाना गाइस। बट अभी भी ना मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है किसी भी चेन का। फ्यूचर तो अभी लिखा जाना बाकी है। आप ये मत सोचो कि इथेरियम की किताब क्लोज हो गई है। इथेरियम की किताब अभी क्लोज नहीं हुई है। इथेरियम की तो अभी किताब लिखी भी नहीं गई है पूरी। अभी उसके अंदर चैप्टर जुड़ रहे हैं और जिस दिन वो चैप्टर जुड़ के किताब पूरी फॉर्म लेगी, तब आप कह सकते हो कि हाँ, तो इसलिए इट इज़ वे टू अर्ली। राइट नाउ एन्जॉय द राइड एंड इट्स गुड दैट अल्टीमेटली द बिगेस्ट narratives are being challenged. Ethereum is being challenged. Similarly, Bitcoin got challenged and Bitcoin gave an answer. Right now, इथेरियम के अंदर से वो आंसर चाहिए, जिसे कहते हैं जवाब दो इथेरियम, जवाब दो, चुप मत बैठो। अब देखते हैं इथेरियम कब जगता है और कब जवाब देता है। थोड़ा डेफिनेटली। फिल्मी थोड़ा फिल्मी हो गया।
बट आई एम लेट्स सॉरी, सी। दैट्स हाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। क्योंकि ये जो यूफोरिया है ना लोगों का, उसको भी काम डाउन करना हमारा काम है कि भाई इथेरियम को, ठीक है जो भी है, ऐसे ही बिटकॉइन को भी किया था, बट वी आर इन अ गुड टाइम्स, एटलीस्ट everybody is on their toes to sustain in this industry. डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सिर्फ इथीरियम जो बोलता है उसी को सच मान लिया जाता है। जो उनका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। पर उसी समय पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी कि आप इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को देखते रहो, सेंसरशिप रेजिस्टेंट डैशबोर्ड को, एमईवी वॉच। सोलाना का हम्म। अगर कोई एमईवी वॉच टाइप हो तो डेफिनेटली आप बताइए हमें, या लाइक यू नो इन द कमेंट बॉक्स, वी वुड लव टू सोलाना का कंपेयर। नहीं है क्या? सोलाना का होगा यार कुछ ऐसा कि मतलब जहाँ पे सोलाना का ये ट्रैक किया जाता हो कि वहां पे ट्रांजैक्शंस ओफेक कंप्लायंट कितनी है कितनी नहीं है, कोई तो डैशबोर्ड होगा यार। हो डेफिनेटली होना तो चाहिए। हो तो आई हम थिंक खोज ये के बताएंगे आई आपको। थिंक प्रणव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर वक्त इन दो डैशबोर्ड को कंपेयर करना चाहिए कि सोलाना का और इथेरियम का ओफेक कंप्लायंस का जो ये एमईवी वॉच है। डेफिनेटली। और जो शुरू में था ना 92% पे था इथेरियम, जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे आया था 92% ब्लॉक्स ओफैक कंप्लायंट थे, सेंसर्ड थे। हाँ जो कि हाँ। अब रिड्यूस होके, इफ यू सी, आराम से मतलब लाइक दे हैव रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट, हर 100 में से सिर्फ 36 ब्लॉक्स सेंसर्ड है। सो सोलाना का भी अगर कुछ हो तो हमें देखना चाहिए, एंड देन वी शुड लाइक यू नो कम टू अ डिडक्शन, बट फॉर नाउ तुम डेफिनेटली। सोलाना होल्ड करते हो? हाँ। सोलाना ओन करते हो? मैं पता नहीं। नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ यार। आई वुड से, मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ कि क्या होता है ना कोई इकोसिस्टम कभी ना पक्के कभी वाले, हॉट। तुम पक्के वाले ईट मैक्सी हो क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कभी ना कोई इकोसिस्टम हॉट होता है। कभी कॉस्मोस हो जाता है बिकॉज ऑफ ये जो सेलेस्टिया का ड्रॉप हुआ था, कभी इथीरियम हो हम्म। जाता है बिकॉज ऑफ द डंकन अपडेट का जो चांसेस थे होने के। उसके बाद फिर वापस कभी सोलाना हो जाता है बिकॉज ऑफ बोंग एंड ऑल द अदर मीम कॉइन्स। तो कभी भी मैक्सिमलिज्म से फाइनेंशियल आपकी बैलेंस शीट का कोई रिलेशन नहीं है, या बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो मैक्सिमलिज्म टेक्नोलॉजी वाइज होना अच्छी बात है, पर फाइनेंशियली यू शुड बी वेरी मच लाइक स्प्रेड आउट। ये मैं आपको बता सकता हूँ। उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि मेरे पास सालाना है कि नहीं है, मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि नहीं इससे। एंड यू शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर एवरीबडी। आपको सब इकोसिस्टम्स ट्राई करने चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजिकली एक मेरिट हो, एक कम्युनिटी अच्छी बनी हुई हो, और उसके कभी ना कभी चांस है ऊपर आने के। एप्टोस हो, सुई हो, जो नई नई लेयर वन आ रही हैं, सबके। चलिए, विद दिस थॉट आई थिंक गाइस लेट्स कम टू एन एंड टू 40 मिनट का थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। बट आई एम श्योर कि मुझे तो बहुत मजा आया शो करने में। मुझे दो तीन चीजें पता लगी। एक तो ये कि इट्स वे टू अर्ली टू प्रिडिक्ट थिंग्स। दूसरा, हाँ, अभी थ्योरम का जवाब 1 मिनट को तो वो ब्रेथलेस हो गया और आंसर भी नहीं है इस वक्त। डंकन कुछ तो अपडेट है। वाज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, तो वो सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन ठीक है, अभी थेरियम की लॉन्ग टर्म। जो इथेरियम में जो बिलीव करते हैं, वो जैसे प्रणव हो गए और बहुत लोग हैं, तो वो अभी उन्होंने हार नहीं मानी। सो ये समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं आने वाले वक्त में होता है क्या। विद दिस थॉट, ऑलराइट। थैंक यू गाइस। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज एक बार कमेंट करेगा, लाइक करेगा, और वेब3 की दुनिया के बारे में अगर कुछ ट्विटर पे बात कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट यार। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।